हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब मोहम्मद यूनुस के हाथ में हथकड़ी लगाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हिंदुओं पर हमला करके बुरे फंसे मोहम्मद यूनुस प्रशासन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में शिकायत हुई दर्ज, जिसके बाद कहा गया है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं। बताएंगे दोस्तों, किसी भी क्षण किसी भी पल हो सकती है गिरफ्तारी। इसी बीच 3 कदम और सेना ने यूनुस सरकार की बढ़ा दी मुश्किलें। क्या बांग्लादेश में पलटने जा रहा है गेम? चीन यात्रा से पहले सेना ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। इसी बीच बताएंगे शहबाज शरीफ का अमेरिका से नाता पड़ा महंगा। शहबाज की जान पर मंडराए संकट। दोस्तों, पाकिस्तान को आतंकवादियों ने कहा है कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बताएंगे ऐसा कौन सा कदम उठाया शहबाज शरीफ ने अमेरिका को लेकर कि ISKP ग्रुप हो गया नाराज। तो वहीं जम्मू कश्मीर के अवैध कब्जे वाला हिस्सा पाकिस्तान को खाली करवाना ही होगा। दोस्तों, UNSC में भारत ने दे दी बड़ी चेतावनी। एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां मोहम्मद यूनुस के हाथ में अब लगेगी हथकड़ी। हिंदुओं पर हमला करके बुरे फंसे मोहम्मद यूनुस। दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। देश में अल्पसंख्यकों के साथ साथ पत्रकारों और दूसरों कमजोर समुदायों के साथ भी अत्याचार आम हो चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों की सुरक्षा को लेकर भारत ने कई बार बांग्लादेश सरकार को चेताया है, लेकिन यूनुस नई सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए हैं कि उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही थी। भारत की बात ना सुनना। अब यूनुस प्रशासन को बड़ा खामियाजी भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, स्टीवन पॉवेल्स केसी और डॉटी स्ट्रीट चैम्बर्स के वकील ICC कानून का अनुच्छेद 15 के तहत अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को भेजने के लिए एक संचार तैयार कर रहे हैं। अनुच्छेद 15 ICC का अधिकार क्षेत्र में कथित अपराधों के पीड़ितों को ICC अभियोजक से उनकी जांच की मांग करने में मदद करता है। इस फाइल के तैयार होने के बाद अगर ICC अभियोजक जांच के आदेश देते हैं तो यूनुस प्रशासन कानून के कटघरे में खड़ा होंगे। दोस्तों, 8 अगस्त 2024 को यूनुस के बांग्लादेश में सत्ता संभालने के बाद से पत्रकारों, पुलिस अधिकारियों, अल्पसंख्यकों और अवामी लीग से जुड़े लोगों के खिलाफ कई हिंसक हमले हुए हैं। इन आरोपों में हत्याओं, झूठे आपराधिक आरोपों में मनमानी ढंग से जेल, खासकर पत्रकारों और अनियंत्रित भीड़ हिंसा शामिल है। इसके अलावा धार्मिक हिंसा को भड़काने जैसे बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले और हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आरोप है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने इन आरोपों के अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अब ऐसे में स्टीवन पॉवेल्स केसी ने कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और यदि ICC का अधिकार क्षेत्र में अपराधों के पीड़ितों को अपने देश में न्याय नहीं मिल सकता है तो इन अपराधों को ICC के ध्यान में लाना महत्वपूर्ण है, ताकि एक सशस्त्र और निष्पक्ष जांच हो सके। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप समझ सकते हैं इस सबसे बड़े अत्याचार के लिए मोहम्मद यूनुस को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अलायंस कभी भी जेल में डाल सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस पद से हटते ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में या तो मोहम्मद यूनुस सुधर ही जाएंगे या फिर अपनी किए की सजा पाएंगे। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या होने वाला है और क्या हो सकता है? जो भी आपका प्रेडिक्शन हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, जो भी आपकी राय हो। लेकिन सामने लाइक का बटन है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर 3 कदम और सेना ने यूनुस सरकार की बढ़ा दी मुश्किलें। क्या बांग्लादेश में पलटने जा रहा है गेम? दोस्तों, बांग्लादेश में इस समय बड़े उथल पुथल के दौर बने हुए हैं। इस बीच पड़ोसी मुल्क में एक बार फिर तख्ता पलट का भी अंदेशा जताया जाने लगा है। ऐसे में सेना ने देश में जल्द से जल्द चुनाव करवाने की मांग कर दी है। जी हां, अभी की यही सबसे बड़ी खबर है कि अब सेना ने जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग कर दी है। बांग्लादेश सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने देश में जल्द से जल्द आम चुनाव कराकर लोकतंत्र की बहाली का आह्वान किया है। उनका कहना है कि सेना जल्द से जल्द अपने बैरक्स में लौटना चाहती है और अपने प्राथमिक कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहती है। बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट के बाद मंडराने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से वहां के राजनीतिक उथल पुथल के कारण अंदेशा लगाया जा रहा है कि वहां आने वाले दिनों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसी बीच सेना भी अलर्ट मोड में आ चुकी है। सोमवार को बांग्लादेश की सेना ने राजनीतिक तनाव के बीच एक आपात बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में जल्द ही तख्ता पलट हो सकता है। सेना मोहम्मद यूनुस को हटाकर खुद सत्ता संभाल सकती है और ये हलचल ऐसे समय में तेज हुई है जब मोहम्मद यूनुस चीन दौरे पर जाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस का चीन दौरा अच्छे मन से तो नहीं होने वाला। वो चीन भी अगर गए तो उनके मन में कहीं ना कहीं सारी सिनेरियो बांग्लादेश को लेकर, तख्ता पलट को लेकर और जेल होने को
लेकर चलती रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद से सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। ऐसे में अब सेना चाहती है कि देश में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं ताकि सेना अपने बैरक में लौट सके। ऐसे में बांग्लादेश में ये तीनों बड़े कदम यूनुस सरकार का तख्ता पलट करवा कर ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां अमेरिका से नाता पड़ेगा शहबाज शरीफ को भारी। आईएसकेपी ने दे दिया चेतावनी, कह दिया पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। दरअसल 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के दौरान काबुल एयरपोर्ट के एबी गेट पर आईएसकेपी आतंकवादियों ने हमला किया था। हाल ही में इस हमले के मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह को पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके अमेरिका को सौंप दिया। अब इस कदम की वजह से पाकिस्तान पर खतरा मंडरा रहा है। आईएसकेपी ने पाकिस्तान को बदले की चेतावनी दी है, जिससे वहां के वीवीआईपी व्यक्तियों पर हमले की आशंका बढ़ गई है। खुफिया एजेंसियों को डर है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है। शरीफुल्लाह पर आरोप था कि उसने इस आत्मघाती हमले की योजना बनाई थी। उसने पहले हमले की जगह जांच पड़ताल की और हमलावर को मार्ग दिखाया। अमेरिका ने इस आतंकी को पकड़ने के लिए पाकिस्तान की सराहना की थी, लेकिन यह प्रशंसा अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। पाकिस्तानी प्रशासन आतंकवादियों के सामने सफाई पेश कर रहा है कि यह पूरी कार्रवाई अमेरिका की थी और उनकी कोई भूमिका नहीं थी। हालांकि आईएसकेपी ने इस दावे को खारिज कर दिया है और अपनी जांच के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। यानी कि हमले के मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह को पाकिस्तान ने पकड़कर अमेरिका को जो सौंपा है दोस्तों, जिससे आईएसकेपी नाराज हो गया और कह दिया है कि भैया अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे। तुम खूब नाता जोड़ो अमेरिका के साथ, लेकिन तुमने जो हमारे साथ गलत किया है उसका भुगतान तुमको भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे में शहबाज शरीफ अब ना घर के दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ना घाट के। पाकिस्तान को आतंकिस्तान बनाने वाले पाकिस्तान के ये हुक्मरान आज आतंकवादियों से ही परेशान नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद भी अपनी आदत छोड़ते नजर नहीं आ रहे। साथ ही साथ बता दें, मरियम नवाज से भी ज्यादा काबिल है मेहरंग बलोच, जिन्होंने हिलाकर रख दिया पाकिस्तान का पूरा सिस्टम। कराची तक मचा दिया है शोर। दरअसल पाकिस्तान की सरकार को बलूचिस्तान प्रांत की सोशल एक्टिविस्ट मेहरंग बलूच पर एक्शन लेना भारी पड़ चुका है दोस्तों। मेहरंग के समर्थन में बलूच से लेकर कराची तक प्रदर्शन हो रहे हैं। ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, जो रियलिटी में पाकिस्तान में हो रहा है दोस्तों वो हम आपको बता रहे हैं। आप समझ सकते हैं, बलूचिस्तान से लेकर कराची तक में हल्ला शोर मच गया है दोस्तों। दरअसल बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले से बौखलाए पाकिस्तान की सरकार ने मेहरंग पर आतंकवादी कहकर आरोप लगाया। 32 साल की मेहरंग बलूच 2018 से ही बलूचिस्तान में एक्टिव हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद मेहरंग समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हो गई। मेहरंग बलोच के पिता भी बलूचिस्तान के बड़े एक्टिविस्ट थे, जिनकी 2011 में हत्या कर दी गई थी। अब ऐसे में इस अकेली ने दोस्तों पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को हिलाकर रख दिया। वाकई में काबिले तारीफ है। साथ ही साथ आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अवैध कब्जे वाला हिस्सा पाकिस्तान को अब खाली करवाना ही होगा दोस्तों। यूएनएससी में भारत ने फिर एक बार गरजते हुए दे दी है पाकिस्तान को चेतावनी। दोस्तों भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करते हुए कह दिया कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से जम्मू कश्मीर के हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जिसे उसे खाली करना ही होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि पर्वथानेनी हरीश ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की खुली बहस के दौरान ये बयान दिया। इस चर्चा का विषय संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों ने अनुकूलता को बढ़ाना था, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर इसमें जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की। हरीश ने जवाब देते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान अवैध रूप से इस क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है, जिसे उसे तुरंत खाली करना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, नेपाली एक्टिविस्ट ने पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र के कैंपन को घेरा दोस्तों और कह दिया कि राजशाही बहाली के लिए इंडिया से एक्टिव सपोर्ट मिल रहा है इनको। दरअसल नेपाल में राजशाही की बहाली को लेकर चल रहे आंदोलनों के बीच वहां की सिविल सोसाइटी ने इसका ठीकरा भारत पर फोड़ दिया है। नेपाल की कई कथित नागरिक अधिकारों पर काम करने वाली एजेंसियों ने कहा है कि नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को भारत के रूढ़िवादी और कट्टर तत्वों का सपोर्ट हासिल है। वहीं वहां की प्रमुख नेपाली पार्टी कांग्रेस ने भी कहा है कि ज्ञानेंद्र शाह संवैधानिक सम्राट बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। नेपाल में पिछले कुछ समय से राजशाही वापसी और हिंदू राष्ट्र के दर्जे की बहाली के आंदोलन चल रहा है। इस मुहिम को जनता का समर्थन मिल रहा है। नेपाल में सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट के एक समूह ने सोमवार को पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की आलोचना करते हुए कहा कि वे राजशाही को फिर से स्थापित करने के उद्देश्य से राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहे हैं और दावा किया है कि उन्हें भारत में धार्मिक कट्टरपंथियों का समर्थन प्राप्त है। सिविल सोसाइटी के 8 नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा कि ज्ञानेंद्र शाह का राजनीतिक सक्रियता में उतरना उनके पूर्वजों के राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को विफल करता है, जिससे देश के पड़ोसियों और दुनिया के सामने कमजोर होने का खतरा है। दरअसल आपको बता दें, पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने कहा था कि समय आ चुका है कि हम देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय एकता लाने की जिम्मेदारी ले। इसके बाद देश में उनकी राजनीतिक सक्रियता
लोकप्रियता ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों बयान में भारत की ओर बिना सबूतों का इशारा करते हुए कहा गया है कि ज्ञानेंद्र नेपाल में राजशाही को फिर से स्थापित करने के उद्देश्य से राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए हैं, जिसे हम सभी संविधान के विरुद्ध मानते हैं, जिसका उद्देश्य अवसरवादियों के लाभ के लिए अराजकता फैलाना और जिसे भारत में धार्मिक कट्टरपंथियों के समर्थन से अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, भारत कर सकता है चुनाव में बड़ा हस्तक्षेप। कनाडा की खुफिया एजेंसी ने बिना सबूत उठाए उठा दी उंगली। चीन पाकिस्तान को भी लपेट दिया। दोस्तों कनाडा में मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं। देश में 28 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसी बीच कनाडा की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी CSIS ने दावा किया है कि भारत 28 अप्रैल को होने वाले आम चुनाव में हस्तक्षेप कर सकता है। एजेंसी ने भारत के अलावा रशिया, चाइना और पाकिस्तान का नाम भी ऐसे देशों के तौर पर लिया है जो चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश में है। कनाडा के खुफिया अधिकारियों ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप की बात कही है। कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS की डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस वेनेजा लॉयड ने कहा कि चाइना AI आधारित उपकरणों का इस्तेमाल करके कनाडा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। इसके अलावा हमने देखा है कि भारत सरकार भी कनाडा के समुदायों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने का इरादा और क्षमता रखती है। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा दावा कर चुका है कनाडा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा ने इन खतरों का जवाब देने में देरी की है और अब उससे अपनी सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता है। ओटावा में चाइना और भारत के दूतावासों ने इन आरोपों पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। कहीं ना कहीं कनाडा की एजेंसी के द्वारा उठाए गए इस सवाल पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जो बिना बात के बिना सबूत भारत पर इल्जाम लगा रहा है कि उसके चुनावों में भारत हस्तक्षेप कर सकता है। इस पर आप लोग राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।